ये बात आप मुझे पहले बता सकते थे, या आपने मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई? जब हम बात ए की कर रहे थे तो आप मुझे बात बी बताते, जब हम बात एक्स की कर रहे थे तो आप मुझे वाई बताते। ये कुछ ऐसी बातें हैं, जो कुछ ऐसी लाइन्स हैं जो हम हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बार यूज़ करते हैं। कोई हमें बोलता है या हम किसी को बोलते हैं। तो इन्हीं लाइन्स के रेफरेंस में आज हम सीपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्डर टू रूल टू। Hello everyone, this side Mohammed Sultan. I welcome you all on my YouTube channel Legal Judicial. This is a 13th series wherein I take 13 minutes to make you understand a legal topic with the help of 3 keywords or essentials. Today we have a topic of order to rule 2, and the 3 key essentials which we are going to have are same cause of action, multiple reliefs and relinquishment. तो इन 3 शब्दों से हम order to rule 2 समझने वाले हैं। ऑर्डर टू रूल टू जुडिशियल एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से कोई क्वेश्चन दिख जाए। तो आज हम डिस्कशन में क्या क्या सीखने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस की, उसके बाद प्रोविजन रीडिंग करेंगे, ऑर्डर टू रूल टू सब रूल 3 जो है वो क्या कहता है उसको रीड करेंगे। एसेंशियल्स देखने वाले हैं ऑर्डर टू रूल टू सब रूल 3 का, विच वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस, इन द लैंडमार्क केस ऑफ गुरु बख्श सिंह वर्सेस बुराला 1964। देयर आफ्टर विल सी कॉज ऑफ एक्शन, उसके मीनिंग को देखेंगे, उसके टेक्स्ट को देखेंगे। फिर हम मल्टीपल रिलीफ्स के बारे में बात करेंगे, मल्टीपल रिलीफ्स का एग्जांपल देखेंगे। फिर हम रिलिंक्विशमेंट के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, जो डेट ऑफ डिसीजन 15 जनवरी 2025, सीपी कॉर्पोरेशन वर्सेस मैसर्स चैम्प्लास्ट लिमिटेड 2025, इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोले उस पर डिस्कस करेंगे। देयर आफ्टर विल सी जुडिशरी क्वेश्चन जो ऑर्डर टू रूल टू पे आ रखा डीजीएस का। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की। ऑर्डर टू रूल 1 एक सिद्धांत बताता है कि कोई भी सूट जब फाइल होगा तो प्लेंटिफ उस सूट को इस तरीके से प्रेजेंट करेगा, इस तरीके से प्रोसीड करेगा, इस तरीके से फाइल करेगा कि उसमें सारे ग्राउंड्स आ जाए, जिस वजह से कि वो जो भी सेम एक पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन है वो एक बार में रफा दफा हो जाए, डिस्पोज ऑफ हो जाए, जिससे सब्सिक्वेंट फाइलिंग करने की जरूरत ना पड़े। तो व्हाट डज इट से? एवरी सूट शेल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी फ्रेम्ड सो एज टू अफोर्ड ground for final decision upon the subjects in dispute and to prevent further litigation concerning them. It prevents further proceeding on the same cause of action. सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 बात करता है बार टू फर्दर सूट। तो सेक्शन 12 कहता है कि सीपीसी में कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो फर्दर सूट ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन बार करते हैं। तो सेक्शन जो ऑर्डर टू रूल टू सब रूल 3 पढ़ने वाले हैं, इट इज द फाइनेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सेक्शन 12। तो ऑर्डर टू रूल टू इज इंटर एलिया मतलब अमंग अदर्स द फाइनेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सेक्शन 12 which prevents institution of subsequent suit for the relief which could have been asked in previous suit but plaintiff did not do so। तो ऑर्डर टू रूल 3 वो बात करता है, एक प्रिवेंशन करता है, प्लेंटिफ को मना करता है कि आप दूसरा सूट नहीं ला सकते ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन जिसमें आप कोई ऐसा रिलीफ मांग रहे हो जो पहले मांगी जा सकती थी और आपने पहले नहीं मांगी। ठीक है, आगे इन अदर वर्ड्स it reiterates that the principle that no man should be vexed twice for the same cause। तो एक सेम कोज के लिए डिफेंडेंट को अब दो बार कोर्ट में ड्रैग नहीं कर सकते। तो सेम थिंग वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट in CPC Corporation versus Messrs Chemplast 2025, the object of order to rule 2 is to prevent the multiplicity of suits, and the provision is founded on the principle that a person shall not be vexed twice for one and the same cause। तो एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए आपको एक सूट फाइल करना पड़ेगा। अब अगर आप दूसरा सूट फाइल करते हो, ऐसा कोई रिलीफ मांगते हो जो पहले सूट में मांगी जा सकती थी और आपने नहीं मांगी, तो वहां पे ऑर्डर टू रूल 2 आपको सेकंड सूट फाइल करने के लिए प्रिवेंट करता है, बार करता है, स्टॉप लगाता है। देयर आफ्टर अब हम ऑर्डर टू रूल 2 सब रूल 3 पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है? ये बात करता है ओमिशन टू स्यू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स। ये क्या कहता है? A person entitled to more than one relief in respect of same cause of action may sue for all or any of such reliefs, but if he omits, except with the leave of the court, to sue for all such reliefs, he shall not afterwards sue for any relief so omitted। तो ये क्या कहता है? ये वो सिचुएशन कहता है जहां पे एक व्यक्ति entitled to more than one relief in respect of the same cause of action, एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए वो व्यक्ति, वो प्लेंटिव एक से ज्यादा रिलीफ सीख कर सकता है, एक से ज्यादा रिलीफ मांग सकता है। तो उस केस में वो स्यू करता है, पहले वाले केस में कुछ जो टोटल रिलीफ है उसमें से कुछ रिलीफ मांगता है, कुछ रिलीफ छोड़ देता है, जो छोड़ देता है, बट इफ ही ओमिट्स,
कुछ रिलीफ छोड़ देता है एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, वो रिलीफ नहीं मांगता है पहले वाले, मतलब अगर मान लो कि 5 रिलीफ मांग सकता है पहले केस में, पहले सूट में उसने 3 ही मांगे और 2 छोड़ दिए और उसमें लीव भी नहीं मांगी कोर्ट की, तो उस केस में ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड्स sue फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड, जो रिलीफ छूट गए हैं पहले वाले सूट में वो दूसरे सूट में नहीं मांग सकता। तो ऑर्डर टू रूल 3 इसकी बात करता है। इसके एसेंशियल देख लेते हैं। द एसेंशियल 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, बहुत जरूरी है, which was given by the Supreme Court in the case of Guru Bakht Singh versus Burala 1964. This is landmark case on order to rule 2 sub rule 3. You cannot afford to forget this case. 3 essentials क्या क्या बता रखे हैं। The second suit, पहला essential क्या है, the second suit was in respect of the same cause of action as that on which the previous suit was based. तो जिस सेम कॉज ऑफ एक्शन पे पहला सूट था उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दूसरा सूट भी लाया गया है। दूसरा एसेंशियल, दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कॉज ऑफ एक्शन द प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ। तो पहले वाले केस में वो जो पहले वाला कॉज ऑफ एक्शन था, जो सेकंड सूट में भी सेम है, लेकिन पहले वाले सूट में प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ। तो पहले वाले सूट में प्लेंटिफ के पास रिलीफ, एक से ज्यादा रिलीफ मांगने के एक से ज्यादा रिलीफ मांग सकता था। तो पहला क्या होगा, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दोनों सूट है। दूसरा कि पहले वाले सूट में प्लेंटिफ कुड हैव आस्क्ड फॉर मोर देन वन रिलीफ, ठीक है। तीसरा, दैट बीइंग thus entitled to more than one relief, the plaintiff without leave of the court, without leave obtained from the court, omitted to sue for the relief for which the second suit has been filed. तो दूसरे वाले सूट में प्लेंटिफ क्या करता है कि कुछ ऐसे रिलीफ मांगता है जो पहले वाले सूट में मांगे जा सकते थे पर उसने नहीं मांगे, और दूसरा सूट फाइल करता है विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट। तो उस केस में ऑर्डर टू रूल 2 सब रूल 3 लगेगा और सेकंड सूट वो फाइल नहीं कर सकता, जो रिलीफ छूट गए वो छूट गए। तो लेकिन इसका मोड और मैनर ऑफ प्रूफ क्या होता है। अ प्लीफ ऑफ अ बार अंडर ऑर्डर टू रूल 2 ऑफ द सीपीसी कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली, कब ये कैसे प्रूव होगा, ये ऑर्डर टू रूल 2 सब रूल 3 बाय डिफेंडेंट कैसे प्रूव होगा, if that by filing in evidence the pleadings in the previous suit and thereby prove to the court the identity of the cause of action in the two suits। तो आपको सबसे पहले प्रूफ क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो सेम कॉज ऑफ एक्शन प्रूफ करने के लिए आपको प्लीडिंग्स लानी पड़ेगी। तो क्या लानी पड़ेगी, प्लीडिंग्स पहले वाले केस में, जिस वजह से कॉज ऑफ एक्शन सेम प्रूफ हो जाए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है। मीनिंग, सबसे पहले इसके मीनिंग की बारे में बात करते हैं। द फ्रेज कॉज ऑफ एक्शन हैज नॉट बीन लेजिस्लेटिवली डिफाइंड इन एनी इनैक्टमेंट, हाउएवर द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल कंसिडरेशन इन वेरी डिसीजन। जो कॉज ऑफ एक्शन एक्सप्रेशन है वो कहीं डिफाइन नहीं है, पर ये काफी बार जुडिशियल डिसीजन का एक सब्जेक्ट रहा है। इन द केस ऑफ मोहम्मद खलील खान वर्सेस महबूब अली मियां 1949 प्रीवी काउंसिल, इट वाज हेल्ड दैट cause of action means every fact which would be the necessary for the plaintiff to prove if traversed in order to support his right to the judgment of the court. It does not comprise every piece of evidence which is necessary to prove each fact but every fact which is necessary to be proved. तो cause of action का मतलब है वो सारे facts जो plaintiff को prove करने पड़ेंगे to get the judgment in his favor, ठीक है। अब इसका टेस्ट क्या होता है, the privy council in the same judgment 3 टेस्ट बताए। पहला टेस्ट, द करेक्ट टेस्ट इज वेदर द क्लेम इन द न्यू सूट इज इन फैक्ट फाउंडेड अपॉन एज अ कॉज ऑफ एक्शन डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट विच वाज द फाउंडेशन ऑफ द फॉर्मर सूट। तो जो पहले वाले सूट का फाउंडेशन था वही सेकंड सूट का भी फाउंडेशन है, तो हम कहेंगे कि जो पहला और दूसरा सूट है वो सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर है। दूसरा, वेयर द क्वेश्चन इज वेदर द कॉज ऑफ एक्शन इज इन टू सूट्स इज द सेम और नॉट। जब क्वेश्चन ये होता है कि दो सूट्स में क्या कॉज ऑफ एक्शन सेम है कि नहीं, तो उस केस में वन ऑफ द टेस्ट that is applied is whether the same evidence would support the claims in both suits। क्या सेम एविडेंस से दोनों सूट में क्लेम जस्टिफाई हो जाएगा। अगर सेम एविडेंस से दोनों सूट में क्लेम जस्टिफाई हो जाता है तो हम कहेंगे कि पहले और दूसरे सूट में कॉज ऑफ एक्शन सेम है। तीसरा, the causes of action in the two suits may be considered to be the same if they are identical in substance and not merely technically identical। तो जो आइडेंटिकल है, जो हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, तो वो सब्सटेंस से देखा जाएगा, फॉर्म से नहीं देखा जाएगा। तो ये टेस्ट बताए गए थे बाय द प्रीवी काउंसिल, जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट से फॉलो करती है। अब बात करते हैं मल्टीपल रिलीफ्स। तो मल्टीपल रिलीफ्स का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एक कॉज ऑफ एक्शन हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में
सेम सिचुएशन में प्लेंटिफ के पास एक से ज़्यादा रिलीफ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, अगर कोई पैसे दे रखे हैं अर्नेस्ट मनी तो उसका रिफंड का, तो इस तरीके से सेम ऑफ कॉजेक्शन पे एक से ज़्यादा रिलीफ हो सकते हैं। रिलिंक्विशमेंट एक थर्ड एसेंशियल है कि अब ये प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ, स्टिल ही चोजन नॉट टू सीक वन ऑफ द रिलीफ्स इन फर्स्ट सूट, ही ओमिटेड। तो जो ओमिशन है वही बात करता है रिलिंक्विशमेंट, मतलब त्याग देना। तो उसने पहले वाले सूट में कुछ रिलीफ त्याग दिए जो सेकंड वाले सूट में मांग रहा है, जो ऑर्डर टू रूल 3 मना करता है। आगे, तो इसी ऑर्डर टू रूल 2 सब रूल 3 का एक लेटेस्ट जजमेंट आई है विच इज लैंडमार्क इन नेचर, CP Corporation versus Messer Champlast Limited 2025 Supreme Court. The important principles laid down by Honorable Supreme Court are as follows. The object of Order to Rule 2 is to prevent the multiplicity of suits, and the provision is founded on the principle that a person shall not be vexed for one and the same cause of action, कि वो कोई भी एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार सेम कॉज ऑफ एक्शन पर परेशान नहीं होगा। तो मन क्या कहता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर टू रूल 2 इज टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स। तो ऑर्डर टू रूल 2 का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कहता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को बचाता है, ऐसा नहीं होने देता है। एंड द प्रोविजन इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ पर्सन शैल नॉट बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द वन एंड सेम कॉज। तो एक कॉज ऑफ एक्शन पर एक व्यक्ति को एक ही बार कोर्ट में डायरेक्ट किया जा सकता है, डिफेंडेंट को ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन the defendant should not be dragged in the proceedings of the court. Second principle, the mandate of order to rule 2 is the inclusion of the whole claim arising in respect of one and the same cause of action. तो जितने भी क्लेम है उसके, जितने भी रिलीफ है एक कॉज ऑफ एक्शन में एक सूट में आ जाने चाहिए, इन वन सूट है। It must not be misunderstood to mean that all the different causes of action arising from the same transaction must be included in a single suit. तो order to rule 2 sub rule 3 ये नहीं कहता है कि आप different causes of action के सारे क्लेम एक साथ लाओ। मतलब एक ट्रांजैक्शन, कहने का मतलब एक ट्रांजैक्शन से एक कॉज ऑफ एक्शन निकलता है या डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन निकल सकते हैं, और हर एक कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर रिलीफ एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये नहीं कह रहा कि आप सारे जो भी एक ट्रांजैक्शन सारे कॉज ऑफ एक्शन निकलते सारे लाइए, नहीं, बस ये कह रहा है कि एक कॉज ऑफ एक्शन में जो भी रिलीफ्स होते हैं वो आप लाइए। आगे प्रिंसिपल 3 क्या कहता है, सेवरल डेफिनेशंस हैव बीन गिवन टू द फ्रेज कॉज ऑफ एक्शन एंड इट कैन बी सेफली बी सेड टू मीन, कॉज ऑफ एक्शन का क्या मतलब है, एवरी फैक्ट विच वुड बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव इफ ट्रावर्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज राइट टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। तो वो सारे फैक्ट्स जो अपने फेवर में प्लेंटिफ को जजमेंट चाहिए तो प्रूव करने पड़ेंगे, वो कॉज ऑफ एक्शन कहलाए जाएंगे। आगे fourth principle given by the Supreme Court was the defendant who takes shelter under the bar imposed by order to rule 2 sub rule 3 must establish the तीन चीजें क्या है, repeat after me. It has to prove that identity of cause of action in both the suits, दोनों सूट्स में cause of action सेम है। दूसरी चीज कि जो पहले वाले सूट में in respect of same cause of action the plaintiff was entitled to multiple reliefs, तो इसमें multiple reliefs आ गया। और तीसरा वाला क्या है, जब वो multiple reliefs के लिए entitled था उसने relinquish कर दिया कुछ रिलीफ मांगने के लिए जो पहले वाले सूट में मांगे जा सकते थे। तो इन तीन चीजें प्रूव हो जाएगी तो ऑर्डर टू रूल 2 सब 3 का बार लग जाएगा और सब्सिक्वेंट सूट फाइन नहीं हो पाएगा। और लास्ट प्रिंसिपल गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट वाज सिंस द प्ली इज अ टेक्निकल बार, जो ऑर्डर टू रूल 2 सब 3 है वो एक टेक्निकल बार है, इट हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड सैटिस्फैक्टरीली एंड कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फेरेंशियल रीजनिंग। तो let us discuss a question, let us see a question which was asked in DGS 1996। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो DGS 1996 में डिस्कस कर क्वेश्चन आया गया है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे इससे बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दैट्स ऑल, इट वाज ऑल अबाउट ऑर्डर टू रूल 3। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।